जनवरी में पाकिस्तान की बरामदात पहली बार $3 अरब से ऊपर चली गई है और ये महज एक अददी कामयाबी नहीं है बल्कि माशी समत में वाज़ेह तब्दीली का इशारा भी दे रही है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक बरामदात में गैर मामूली इजाफे और दरामदात में कमी के बायस तजारती खसारा नुमाया तौर पर महदूद हुआ है, जो हालिया मुआशी हिकमत अमली की मौसरियत को जाहिर करता है। हुकाम के मुताबिक SIFC की मुआशी और तजारती पॉलिसियों ने एक्सपोर्टर्स को सहूलत फराहम की, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज का खात्मा, बिजली की कीमतों में कमी और फाइनेंसिंग रेट्स में कमी जैसे इक़दामात ने सनती शोबे को नई तवानाई दी और इसी की वजह से हमने ये देखा कि सिर्फ एक माह में बरामदात में 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर यही हमारी रफ्तार रहे तो आने वाले महीनों में पाकिस्तान की जो तजारती पोजीशन है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगी और उसके समरात हमें इसी साल के अंदर यानी द 1 मार्च तक भी हमें उसके समरात सामने नज़र आ जाएंगे। और पाकिस्तान की ये सबसे बड़ा चैलेंज जो समझा जाता है वो ये होता है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको कितना कंसिस्टेंट रखा जाए और जो यहाँ से एक्सपोर्टर्स है उसको पाकिस्तान किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई SIFC को इनिशिएट किया गया था कि वन विंडो ऑपरेशन रहना चाहिए उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जो कि दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम आप अपने लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी साथ साथ सपोर्ट करते रहें। और वन विंडो ऑपरेशन जो है वो इन सारे कामों के लिए बेहतरीन साबित हुआ है और इसी वजह से हमने देखा कि 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ जनवरी की हम बात कर रहे हैं, अगर पिछले साल की भी हम बात करें तो पिछले साल भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान की ना सिर्फ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ बल्कि एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी ने एतमाद भी बढ़ाया है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का। दैट इज़ द थिंग। और हमने उसकी ट्रांसलेशन भी देखी है। जब हम रियल टर्म ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट हमें नज़र आता है वो आता है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और पिछले साल की शानदार कारकर्दगी रही, इस साल भी इट बिगैन विद अ गुड उम्फ। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि सिचुएशन अब पाकिस्तान की मुआशी बेहतर हो रही है, बट बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि ये उस वक्त तक हम इसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं कह सकते जब तक आप IMF के प्रोग्राम से बाहर नहीं आ सकते। और इन सारे आशारियों की बेहतरी के बावजूद अभी भी एक और शायद गालिबन IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े। दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमिस्ट से। सो हम देख रहे हैं पाकिस्तान पिछले दिनों में कितने ज़्यादा इकोनॉमिक टाइज करने की कोशिश कर रहा है विद द रीजनल पावर्स एंड ऑल, बट द रियल थिंग इज़ आप भले से अपनी रीजनल इकोनॉमिक टाइगर्स के साथ टाइज को बेहतर करें, बट असल मामला ये है कि जो इंटरनल इस्लाहात हैं, जो अंदरूनी इस्लाहात हैं, जब तक उन पे नहीं आप उनको ठीक करते तब तक आई वोंट यूज़ द वर्ड ब्लीड, बट जख्म आपके उस वक्त हील नहीं हो। एक्चुअली हीलिंग पे आप हीलिंग के अमल की तरफ नहीं जाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि चूंकि हम कंसिस्टेंटली IMF के प्रोग्राम्स का हिस्सा रहते हैं जिसको ज़्यादातर एक्सपर्ट्स एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के तौर पर देखते हैं, एक इंजेक्शन के तौर पर देखते हैं, तो उसकी वजह से आपकी अपनी जो पॉलिसी है वो किस तरह से परफॉर्म करेगी आफ्टर द IMF, हम उसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक वजह ये भी है कि थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस शेकन महसूस होता है एक्सपर्ट्स का, वो ये भी होता है कि अगर IMF पुल ऑफ करता है, जब भी हम ये समझ लेते हैं कि हमें IMF के बगैर चलना होगा, क्या हम उस प्रेशर से बाहर निकलकर जो IMF हमें पॉइंट आउट करता है कि आपने इस शोबे पर काम करना है, हम कर पाएंगे या नहीं। इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। SIFC जो इनिशिएटिव था उसको शुरू ही इसलिए किया गया था कि आप एक वन विंडो ऑपरेशन दे सकें। सो टेल मी अबाउट इट, ये पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है और कितना रियल और लॉन्ग टर्म है? बात तो पूरी तरह आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म स्टेबलाइज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप पहले 6 माह का भी डेटा देखेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक गैप है, वो $22 अरब का है। आपने दिसंबर के जो फिगर्स कोट किए जिसमें एक्सपोर्ट्स $3 अरब से तजावज कर गई हैं, ये एक अच्छा ओमन है। एक मंथ का डेटा अच्छी सिचुएशन बताता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इससे जो पिछला माह दिसंबर का था उसमें एक स्ट्राइक सी थी और उसकी वजह से एब्सोल्युटली हो सके फॉर एक्सपोर्ट्स। बट हैविंग सेड दैट,
द रियल सिचुएशन इज कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किए बगैर, एक्सपोर्ट्स को कॉम्प्लेक्स यानी कि हम वैल्यू एडेड में जाए बगैर, और मैं कुछ वैल्यू एडेड का डेटा देखता भी हूँ, तो वो मैं देखता हूँ कि उसमें कुछ बेहतरी भी है टेक्सटाइल की वैल्यू एडेड में। आप पाकिस्तान को किसी तरह भी बैलेंस पे यानी कि एक्सटर्नल जो कमाते हैं, जो खर्च करते हैं बाहर, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से लॉन्ग टर्म निकाल नहीं सकते, और इसी तरह आईएमएफ की डिपेंडेंस से नहीं निकाल सकते। बट दैट सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑलवेज रिमेंबर कि पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी 30-35% अपने नेबर्स या अपने एडजॉइनिंग जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनसे ज्यादा है। सो दैट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। सो आपने पूरे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करने हैं, टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, चलें ये दो ही करने हैं। फिर आपकी लॉजिस्टिक्स यानी कि अभी भी फार्म टू मार्केट या फार्म टू आपके घर जब सामान आता है तो 10 से 30% वो लूज हो जाता है। सो क्या कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, क्या ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है, क्या रेल नेटवर्क्स कैरी नहीं कर रहे? सो यू हैव टू सी दैट एज नंबर 2, व्हिच इज व्हाट आई सी द रियल रिफॉर्म जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तीसरा, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि काम करने की आसानी और कितनी लेयर्स हैं जो आपने क्रॉस करनी है और आपका कितना वक्त अनप्रोडक्टिव एरियाज में खर्च होता है। चौथा, आपने हमेशा ये याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल यू कांट जस्ट रिलाई ऑन ये ट्रेड डील्स दुनिया में होती रहेंगी। अभी इंडिया ने ईयू से की है, उनका टैरिफ यूएस से भी कम हुआ है। सो आपकी कंपेटिटिवनेस, आपकी पैदावारी सलाहियत, और यहाँ पे ओनस सरकार से ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर पे। They have to invest in R&D as not one company but maybe as chambers. They have to realize global value chains का पार्ट बनना। फिर हमारा एक पूरा SME सेक्टर यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, 90% पाकिस्तान का जो कारोबार है वो मुहित है इन पे फॉर्मल फाइनेंस जो है वो पहुंचता ही नहीं है। मतलब हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो पिछले 5-8 साल से एक नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी चला रहा है, और उसका आज इम्पैक्ट अगर ये मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त 60 लाख स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं और 3 लाख से ज्यादा के पास फॉर्मल फाइनेंस नहीं है, तो वो तो बड़ा क्वेश्चनेबल एरिया बन जाएगा फिर। और अगर यही ट्रेंड रहा और आज से 5 साल बाद मुझे अगर कोई ये बताए कि हमारे पास सिर्फ मतलब 3 की बजाय 6 लाख के पास भी हो जाएगा, डबल भी कर लें, 60 लाख यानी कि 10% के पास फॉर्मल फाइनेंस होगा। सो वो कंपिटिटिव कैसे बनेंगे, वो सामान कैसे खरीदेंगे, वो मैकेनाइज कैसे करेंगे, वो एआई डिजिटल टूल्स कैसे बिल्ड करेंगे, फिर होल नो हाउ। ये आखिरी बात ये करूंगा, ये जो नैवटेक्स हैं, ये जो कैसे आप ट्रेन करेंगे कि लेबर आपकी प्रोडक्टिव ज्यादा हो, और जब तक ये सारा काम करके जॉब और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो 7.5 लाख पाकिस्तानी बाहर जाएगा। और अगर वो टैलेंट लूज होगा तो ये सिचुएशन रिवर्स नहीं होगी। व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन 5 मिनट्स, जस्ट लास्ट थिंग, अगर मैं ये 5 मिनट में एक्सप्लेन आपको कर सकता हूं तो फिर वो पर्चे लिखें जिसमें ये सारा कुछ पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत ना सिर्फ एग्रीकल्चर में, सर्विसेज सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील कर सकें, और कोई शॉर्टकट नहीं है। डॉक्टर साहब, द अदर डे आई वाज लिसनिंग टू गौहर एजाज साहब, और बल्कि कल आपने देख भी लिया होगा जो वहाँ पे गुफ्तगू हुई है। हम ये कहते हैं कि जी आप कैसे एक मुल्क का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है जब आप खुद प्रोड्यूस करेंगे, उसको बेचेंगे, तो फिर आपकी जीडीपी बढ़ेगी। नाउ हमारे जो बिजनेसमैन है वो परेशान हुआ पड़ा है उस सुपर टैक्स जो कि आपने लगाया है, और हद यह है कि लोग कह रहे हैं कि यार ये 29 + 10% क्या है, आप डायरेक्ट 39% लगा दें और जान छुड़ाएं। सो एक साइड पे हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स की, दूसरी तरफ से जो हमारे कारोबारी तबका है वो कहता है कि जब आप 39% टैक्स मार देंगे इसका मतलब आप मार ही देंगे हमें। सो और ऊपर से फिर बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस जिसको इस्तेमाल करके हमें प्रोडक्ट बनाना है, जब वो इतनी ज़्यादा हाई है, फिर टैक्स भी है, तो क्या बचाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे और क्या मुल्क को देंगे? सो व्हाट इज योर से ऑन दैट? यार माय सेज, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की टेबल पर बैठकर ये कहता था कि जो बेसिक 29% टैक्स है, जब मैंने तहकीक की तो मुझे ये पता चला कि रीजनली कंपेटिटिव होने के लिए इसे अगले 5 साल में 25% कर देना चाहिए। ये बात है आज से 8 साल पहले की, जब मैं ये कहानी सुनाया करता था। वो आज 29 की बजाय 39% हो गया, बिकॉज 10% सुपर टैक्स। सुपर टैक्स का इजरा मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था, और वो इज द फॉलोइंग।
हमने इसको ऑस्ट्रेलिया में भी यूज किया था, मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम करता था। किस तरह यूज किया था कि अगर कोई विंडफॉल प्रॉफिट आ रहा है और हमें कोई बजट का खसारा करना है एक पर्टिकुलर के लिए, तो हम एक साल उस विंडफॉल कमोडिटी के जो एक्सपोजर हुआ ऑस्ट्रेलिया का और उन्होंने कमाई की विंडफॉल बिकॉज प्राइसेस बहुत बढ़ गई, तो उसमें से 10% लेकर बजट का खसारा या पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर या पर्टिकुलर रेल एंड रोड रिंग पे खर्च कर दें। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। इट वाज द सेम कॉन्सेप्ट कि पाकिस्तान में एक साल के लिए किया जाए, उसको हमने टैक्स का पार्ट ही बना दिया। आई एम वेरी वेरी क्लियर। और मैंने एक पर्चा लिखा है, 3-4 दिन में एक मेन न्यूज़पेपर में आएगा, उसका टाइटल है रीकन्फिगरिंग द IMF एंगेजमेंट। पाकिस्तान जब तक एक टीम पुट टुगेदर नहीं करेगा जो फंड से ऑल टैक्सेस, मैं और कई टैक्सेस आपको गिनवा सकता हूं, ना सिर्फ 10% सुपर टैक्स, डिविडेंड्स पे टैक्स, पाकिस्तानी जो बाहर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं उस पे टैक्स, जो इनकम टैक्स है, आप जैसे दो हाई फ्लाइंग जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं उस पे 38.15% टैक्स। मैं इस तरह के बहुत से टैक्सेस कह सकता हूं, GST को नीचे लाना, और ये सारा बाकी जो नहीं कमाते एग्रीकल्चर इनकम टैक्स IMF के कहने पे लगाया, वो भी मौखर कर दिया। यार हाउ कैन अ कंट्री लिव कि 21% ऑफ GDP को टैक्स नहीं करना चाहते? आपकी टैक्स बेस बहुत ठीक है, क्यों टैक्स तो आप ले ही नहीं रहे 21% से, तो अगर टैक्स टू GDP कैलकुलेट ही करना है तो वो तो करना ही फर्क तौर पे चाहिए था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसके टाइम आज है, अच्छी टेल विंड्स हैं, एक्सटर्नल भी ताल्लुकात दुनिया से अच्छे हैं। पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना चाहिए, और याद रखिए रिफॉर्म हर वक्त हो रहा होता है, पर जो डेप्थ और क्वालिटी ऑफ रिफॉर्म है वो डिटरमिन करती है कि इवेंचुअल आउटकम क्या होगा। सो ये कहते जाना कि मैं थोड़ा थोड़ा बोल टीवी को ठीक कर रहा हूं, अगर बोल टीवी को पूरा रिवैम्प करने की जरूरत है तो उसको थोड़ा थोड़ा ठीक करने से तो आप ठीक नहीं कर पाएंगे ना। आई थिंक थोड़ा थोड़ा ठीक करते रहने से भी, डॉक्टर साहब, थोड़ा थोड़ा ठीक करने से भी अगर आप किसी भी तरीके से थोड़ा थोड़ा ठीक करके भी कंसिस्टेंसी रहेगी और चीज़ों को ऑर्डर में लाएंगे सीक्वेंस के साथ ना, तो भी शायद उसके समरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ एनर्जी सेक्टर की मिसाल देती हूँ। पिछले साल हमें ये लगा कि जो एनर्जी सेक्टर है, एक तो ये कि आपकी जो पॉलिसी रेट है उसको आप नीचे लेकर आएंगे, और ये ऐसा लगने लगा कि शायद हम कम से कम बांग्लादेश की तरफ तो जा रहे हैं, उससे नीचे ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हम कर पाए। दूसरी चीज़ जो हम एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, जब IPPs की बात होने लगी थी तो हमें ऐसा लगा था चले जी अब तो सबसे मुज़ाकरात हो जाएंगे और हम जो कैपेसिटी के चार्जेस फालतू में भर रहे हैं उससे भी हमारा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन फिर वो भी नहीं हो पाया। सो आर वी वेटिंग फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स टू एंड लेट्स से 35-40 में, तब तक हमने ऐसे ही करते रहना इनके साथ? मैम अगर मैं बजट डॉक्यूमेंट्स पे जाऊं, क्योंकि मैं बहुत तहकीक करके गुफ्तगू करता हूं, तो उसमें लिखा है कि जो सर्कुलर डेट है जिसका आपने अभी जिक्र किया, इनएफिशिएंसीज और जो लीकेजेस हैं, वो 400 अरब रुपया होंगी। ये बजट में लिखा हुआ है, इसलिए कि उसको IMF ने ये कहा है कि आप लीकेज होगी, आप सर्कुलर डेट को बढ़ने नहीं दे सकते, तो उसको बजट से पे कीजिए आपके और मेरे टैक्स के पैसे से। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं। सो 400 अरब रुपया तो आपने इस साल किया हुआ है कि आपने उस मद में देना है। These are all the policy frameworks 90 की। और ये मैं किसी एक, always remember we are not talking about a particular era, particular government, particular time frame. We are talking कि हमने अपनी capacity to make better policy, चाहे वो IPPs की हो, चाहे वो आज सोलर पार्क की हो, चाहे वो overall expansion की हो। 41,000 megawatt, remember this figure, 41,000 megawatt is Pakistan's capacity to produce energy today in terms of power. You know, आज अगर मैं इस वक्त भी खोलूं तो 12-13 हजार मेगावाट से ऊपर की डिमांड पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रही होगी। यू आर पेइंग, चाहे वो IPPs हो, जेनकोस हो, LNG पावर प्लांट्स हो, कोल पावर प्लांट्स हो, सोलर हो, nuclear हो, you are paying the capacity which is the basic ingredient of setting up a power plant of 41,000 megawatts in the country. उसमें 8-10 हजार आपका ये भी है, वाटर की भी है प्रोडक्शन, and consuming on the average 13,000 in winter, in 26, 27, 28,000 in summer. So what is your policy कि आप अपना जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाने के लिए आप अपने टैरिफ को क्या रीथिंक करेंगे? सो मैम आपने एक पॉलिसी का जिक्र किया, मैं तो आपको कई पॉलिसी साजी ऐसी बता सकता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं डेप्थ एंड जिसे कहेंगे ब्रेड्थ एंड क्वालिटी ऑफ रिफॉर्म विल डिटरमिन कि अगले 2-3 साल में हम इन मिसाइल से निकल जाएं। मैं ये भी बिलीव करता हूं कि यू कैन डू दिस इन द नेक्स्ट 3 years, कम आउट ऑफ दिस एंड स्टार्ट
Right. looking like a very, very different economy than you are today. But that requires a Absolutely. very, very high quality team. It's always wonderful to have you on the show and very informative and time always go less क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा information share करते साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।